आइए कुछ पल के लिए ना एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी यादाश्त मतलब पूरी तरह से जा चुकी है। पूरी तरह से मतलब कुछ भी याद नहीं। कुछ भी नहीं। वो अपने ही सगे बेटे को सामने देखकर पहचान नहीं पाता। उसे ये तक याद नहीं कि वो खुद कौन है या उसके खुद के घर की रसोई कहाँ है। सब कुछ एकदम साफ। बाप रे, ये तो एक कोरे कागज की तरह हो गया। बेहद दुखद स्थिति है। बिल्कुल, ये एक बेहद दुखद और ठहरा हुआ सच लगता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही रोमांचक और कहूं तो हैरान करने वाला मोड़ है। अच्छा, वो क्या? इतनी गंभीर हालत के बावजूद वही इंसान रोज सुबह सोकर उठता है, अकेले पूरे मोहल्ले में टहलने जाता है और बिना रास्ता भटके बिल्कुल सही सलामत घर लौट आता है। अरे वाह, बिना याददाश्त के ये कैसे संभव है? यही तो बात है। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि असल में ये इंसानी दिमाग का सबसे शक्तिशाली, सबसे अद्भुत और छुपा हुआ रहस्य है। और पता है, इस रहस्य को हम इंसान अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे हर फैसले के पीछे ना हमारी कोई बहुत गहरी सचेत सोच होती है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। सही कहा। जब हम सुबह उठकर कॉफी बनाते हैं या दफ्तर के लिए निकलते हैं तो हमें लगता है कि हम हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। लेकिन तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोसाइंस की सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। और हमारी इस गहराई से की गई चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है, इंसानी व्यवहार की इस पूरी पहेली को सुलझाना। ये समझना कि इंसान जो भी करता है वो आखिर क्यों करता है। बिल्कुल, मतलब शोध बताते हैं कि हमारी जिंदगी का लगभग 40% हिस्सा हमारे सोच समझकर लिए गए फैसलों से नहीं बल्कि हमारी आदतों से चलता है। 40%। ये बहुत बड़ा नंबर है। मतलब हमारी आधी जिंदगी लगभग ऑटो पायलट पर है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन इसी बात का पर्दाफाश करना है कि दिमाग कैसे इन आदतों को बनाता है और कैसे हम इन अनजाने पैटर्न्स को बदलकर ना सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, तो इस रहस्य की परतें खोलने के लिए हम 1993 के एक बेहद दिलचस्प मेडिकल केस का रुख करते हैं। ये कहानी यूजीन पॉली नाम के एक व्यक्ति की है। हाँ, यूजीन पॉली, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। हाँ, तो यूजीन को वायरल एन्सेफेलाइटिस नाम का एक भयानक इन्फेक्शन हो गया था। देखिए, ये कोई आम बुखार नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा खतरनाक वायरस था जिसने उसके दिमाग के ऊतकों में यानी टिश्यूज में गंभीर सूजन पैदा कर दी थी। खासतौर पर दिमाग के उस हिस्से में जहां हमारी यादें बनती हैं और सुरक्षित रहती हैं, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हाँ, सटीक। तो इस इन्फेक्शन ने यूजीन के दिमाग के उस हिस्से को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो क्या है, या उसने महज 10 मिनट पहले क्या बात की थी? बिल्कुल। यूजीन अब कोई भी नई जानकारी ना 1 मिनट से ज्यादा याद नहीं रख सकता था। 1 मिनट बस 1 मिनट। जब डॉक्टरों ने उससे उसकी ही घर का नक्शा बनाने को कहा तो वो ये तक नहीं बता पाया कि उसका अपना बेडरूम कहाँ है या रसोई किस दिशा में है। ये बहुत ही डरावना है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पेंच है। भले ही यूजीन कागज पर रसोई का रास्ता नहीं बना सकता था, लेकिन जब उसे भूख लगती तो वो अपने आप कुर्सी से उठता और सीधा रसोई में चला जाता। हाँ, सीधा रसोई में जाता, बिल्कुल सही कैबिनेट खोलता और नट्स का जार निकालकर खा लेता। क्या बात कर रहे हैं, बिना नक्शा याद हुए? बिना नक्शा याद हुए। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर की मेन हार्ड ड्राइव पूरी तरह से करप्ट हो गई है, सारा डेटा और सारी फाइल्स उड़ चुकी हैं। मतलब मेमोरी पूरी तरह से खत्म। एकदम खत्म। लेकिन फिर भी उसका जो बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिना याददाश्त के भी यूजीन का बार बार रसोई में जाकर खाना खोजना या रोज सुबह टहलकर वापस घर आ जाना, ये सब इसी बात का सबूत था कि दिमाग में याददाश्त के अलावा भी कोई दूसरा सिस्टम है। हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ये आखिर है क्या? देखिए, इस बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना ही असली कुंजी है। जब वैज्ञानिकों ने यूजीन के दिमाग के स्कैन्स का गहराई से अध्ययन किया ना, तो उन्हें एक ऐसा हिस्सा सुरक्षित मिला जो हिप्पोकैम्पस से बिल्कुल अलग था। अच्छा, उसका नाम क्या है? इसका नाम है बेसल गैंग्लिया। ये इंसानी दिमाग के बहुत गहरे, एकदम केंद्र वाले हिस्से में स्थित एक छोटा सा टिश्यू है। कितना बड़ा होगा ये? इसका आकार महज एक गोल्फ की गेंद जितना होता है, बस उतना ही। गोल्फ की गेंद जितना? और इतना शक्तिशाली? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि विकासवाद या एवोल्यूशन के दौरान
ये हिस्सा लाखों साल पहले विकसित हुआ था। मतलब जब इंसान के पूर्वज जंगलों में रहते थे ना, तब भी ये हिस्सा उनके दिमाग में था। मतलब ये हमारे दिमाग का बहुत ही आदिम या पुराना हिस्सा है। बिल्कुल। जब यूजीन की याददाश्त और होश पूरी तरह से चले गए थे, तब भी उसका ये बेसल गैंग्लिया पूरी तरह से सुरक्षित था और अपना काम कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजीन के घर का रास्ता या रसोई में रखा नट्स का जार, ये सब उसकी एक्टिव मेमोरी का हिस्सा था ही नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। वो सब आदतों के रूप में इस बेसल गैंग्लिया में एनकोड हो चुका था, सेव हो चुका था। हाँ, एकदम ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था वो। लेकिन देखिए, सोचने वाली बात है कि ये ऑटो पायलट मोड हवा में से तो नहीं आता ना। दिमाग आखिर इस डेटा को स्टोर कैसे करता है और किसी काम को एकदम पक्की आदत में कैसे बदलता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पहेली का सुराग हमें MIT के एक बहुत ही मशहूर प्रयोग से मिलता है, जो चूहों पर किया गया था। MIT वाले चूहे? हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। क्या था वो प्रयोग? तो MIT के शोधकर्ताओं ने ये देखने का फैसला किया कि जब कोई नई आदत बनती है तो दिमाग के अंदर एकदम सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रो लेवल पर क्या बदलाव होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चूहों के दिमाग में कुछ बहुत ही सेंसिटिव सेंसर लगाए और उन्हें एक टी आकार की भूल भुलैया में, यानी एक मेज में छोड़ दिया। टी आकार की? मतलब सीधा जाकर बाएं या दाएं मुड़ना होगा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इस भूल भुलैया के आखिरी सिरे पर चूहों के लिए इनाम के तौर पर चॉकलेट का एक टुकड़ा रखा गया था। अरे वाह, चूहों को तो मजा आ गया होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक कैच था। चूहों को छोड़ने से ठीक पहले एक दरवाजा खुलता था, जिससे एक तेज क्लिक की आवाज आती थी। अच्छा, क्लिक की आवाज। तो शुरुआत में क्या हुआ? मतलब जैसे ही दरवाजा खुलता और क्लिक की आवाज आती, चूहे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते थे। जाहिर है, उन्हें क्या पता जाना कहाँ है। हाँ, वे भूल भुलैया में इधर उधर भटकते, कभी गलत दिशा में जाते, दीवारों को खुरचते, हर कोने को सूंघते। उनका दिमाग ये समझने की पूरी कोशिश कर रहा होगा कि भाई हम कहाँ आ गए और ये खुशबू कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। अगर उस समय उनके दिमाग के सेंसर्स का डेटा देखा जाए ना, तो दिमागी सक्रियता अपने चरम पर थी। ग्राफ एकदम ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब दिमाग फुल स्पीड पर काम कर रहा था। हाँ, ये एकदम वैसा ही है जैसे जब कोई इंसान पहली बार किसी घने जंगल से गुजरता है। उसे हर कदम पर झाड़ियां काटनी पड़ती हैं, हर आहट पर ध्यान देना पड़ता है। और इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, शरीर की भी और दिमाग की भी। सही कहा। चूहों का दिमाग भी शुरुआत में यही कर रहा था, हर नई जानकारी को प्रोसेस कर रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया होगा, तो वो जो जंगल वाली पगडंडी है वो बन गई होगी। एकदम सही। चूहों ने रास्ता याद कर लिया। अब वे इधर उधर भटकने या सूंघने के बजाय क्लिक की आवाज सुनते ही सीधे दौड़कर एकदम चॉकलेट तक पहुंचने लगे, बिना रुके। बिना रोके। और यहीं पर उनके दिमाग के स्कैन्स ने ना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात दिखाई। क्या? यही मुझे थोड़ा उलझन होती है, या यूं कहें कि विज्ञान के नजरिए से एक चुनौती नजर आती है। हाँ, बताइए क्या उलझन है? स्कैन से पता चला कि जब चूहे रास्ता सीख गए तो उनके दिमाग की सक्रियता अचानक से बहुत कम हो गई। सोचने समझने वाला हिस्सा लगभग शांत हो गया था और सारा कंट्रोल बेसल गैंग्लिया ने ले लिया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये सचमुच संभव है कि कोई जटिल काम करते हुए हमारा दिमाग एक तरह के स्लीप मोड में चला जाए? स्लीप मोड? हाँ, मतलब जैसे हर रोज कार को ड्राइववे से रिवर्स करके सड़क पर निकालते समय हम गियर बदलते हैं, साइड मिरर देखते हैं, आने जाने वाले ट्रैफिक का अंदाजा लगाते हैं। ये बहुत सारे जटिल फैसले हैं। क्या हमारा दिमाग सच में उस वक्त सो रहा होता है? देखिए, इससे पूरी तरह से स्लीप मोड कहना शायद तकनीकी रूप से सही ना हो। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को चंकिंग कहते हैं। चंकिंग? चंकिंग ये क्या होता है? ये दिमाग की सोची समझी रणनीति है। दिमाग उन सभी जटिल फैसलों को एक सिंगल चंक या एक पैकेज में बांध देता है और उसे बेसल गैंग्लिया को सौंप देता है। अच्छा, मतलब एक पूरी फाइल बना के बैकग्राउंड में डाल दी। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो इंसानी दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। 20%? सिर्फ एक छोटा सा अंग इतनी ऊर्जा खाता है। बिल्कुल। तो विकासवाद के नजरिए से दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की लगातार कोशिश करता रहता है ताकि आपातकालीन स्थितियों के लिए ऊर्जा बचाई जा सके। लॉजिकल है। अगर कोई शेर सामने आ जाए तो भागने के लिए ऊर्जा चाहिए ना। एकदम सही। अगर इंसान रोजमर्रा के हर छोटे काम के लिए, जैसे जूता पहनना, ब्रश करना या कार चलाना,
इन सब के लिए पूरी दिमागी ताकत लगाएगा तो वो दोपहर तक पूरी तरह से थक कर चूर हो जाएगा। अरे मैं तो सोचकर ही थक गया। हाँ, ऊर्जा बचाने की इसी अद्भुत क्षमता के कारण ही इंसान बाकी जटिल काम कर पाया, नए आविष्कार कर पाया और इतनी बड़ी सभ्यताओं का निर्माण कर पाया। कमाल की बात है। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब चूहों के दिमाग में सक्रियता का वो ग्राफ सामने आया तो उसमें एक बहुत ही खास पैटर्न था। हाँ, वो पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब चूहे रास्ता पूरी तरह सीख चुके थे तब उनके दिमाग में भूल भुलैया के पूरे रास्ते भर एक सन्नाटा था। ग्राफ में सक्रियता केवल 2 ही समय तेजी से बढ़ती थी। सिर्फ 2 बार? कब कब? एक एकदम शुरुआत में जब क्लिक की आवाज आती थी और दूसरा एकदम अंत में जब उन्हें चॉकलेट मिलती थी। बीच के पूरे रास्ते में उनका चेतन दिमाग विश्राम कर रहा था। बिल्कुल। और जानते हैं, ये ग्राफ महज चूहों का डेटा नहीं है, ये उस अटल नियम का ब्लूप्रिंट है जो इंसानी व्यवहार की पूरी नींव है, जिसे हम हैबिट लूप कहते हैं। हाँ, इसे हैबिट लूप कहा जाता है। दुनिया की हर आदत इसी लूप के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए, इस हैबिट लूप को समझना बहुत जरूरी है। इसे 3 स्पष्ट हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। हाँ, आप समझाइए इसे। तो पहला हिस्सा है क्यू, यानी कोई इशारा या ट्रिगर। यह वो सिग्नल है जो दिमाग को बताता है कि अब उसे अपना कंट्रोल छोड़कर बेसल गैंग्लिया को कमान सौंपनी है। जैसे MIT के चूहों के लिए वो दरवाजा खुलने की क्लिक की आवाज थी। बिल्कुल सही। और दूसरा हिस्सा है रूटीन, यानी दिनचर्या। ये वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक व्यवहार है जो कोई इंसान या जानवर उस इशारे के बाद अनजाने में करता है। जैसे चूहों का बिना सोचे समझे भूल भुलैया में तेजी से दौड़ना। एकदम। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है रिवॉर्ड, यानी इनाम। और असल में ये रिवॉर्ड ही तय करता है कि क्या ये पूरा लूप भविष्य के लिए याद रखने लायक है या नहीं। मतलब अगर इनाम अच्छा नहीं है तो दिमाग उसे भूल जाएगा। बिल्कुल। चूहों के लिए वो चॉकलेट का टुकड़ा उनका रिवॉर्ड था। अगर रिवॉर्ड पर्याप्त रूप से संतुष्टि देने वाला है ना, तो दिमाग इस क्यू रूटीन रिवॉर्ड की साइकिल को बेसल गैंग्लिया में हमेशा के लिए पक्का कर देता है, लॉक कर देता है। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। कैसा पेच? अगर दिमाग हर बार ऊर्जा बचाने के लिए लूप बनाता है तो वो ये तय कैसे करता है कि कौन सी आदत हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक? आप सही दिशा में सोच रहे हैं। मतलब सुबह उठकर जॉगिंग पर जाना भी एक लूप है और तनाव होने पर सिगरेट पीना भी एक लूप ही है। मुझे लगता है कि दिमाग इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं कर पाता। और यही मनोविज्ञान की सबसे खतरनाक और कड़वी सच्चाई है। बेसल गैंग्लिया में नैतिकता या सही गलत की पहचान करने वाला कोई फिल्टर होता ही नहीं है। मतलब उसके लिए सब बराबर है? हाँ, उसके लिए हर लूप एक बराबर है। अगर एक बार कोई बुरी आदत बन गई ना, तो वो कभी दिमाग से पूरी तरह डिलीट नहीं होती। कभी नहीं? ये तो डराने वाली बात है। बिल्कुल। वो बस हमारे बेसल गैंग्लिया के अंधेरे कोनों में जाकर छिप जाती है और सही क्यू यानी इशारे के मिलने का इंतजार करती है। और आपको पता है, बड़ी बड़ी व्यावसायिक कंपनियां इस वैज्ञानिक सच का बहुत ही आक्रामकता से इस्तेमाल करती हैं। अरे हाँ, मार्केटिंग में तो इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। चलिए एक वास्तविक जीवन के उदाहरण से इसे समझते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री और खासतौर पर मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण बहुत सटीक है इस मामले में। मैकडॉनल्ड्स, उनकी तो पूरी स्ट्रैटेजी ही हैबिट लूप पर टिकी है। बिल्कुल। आपने ध्यान दिया होगा, उनके रेस्टोरेंट का डिजाइन हर जगह लगभग एक जैसा होता है। वही रंग रूप, वही बनावट, वही पीला गोल्डन आर्च। हाँ, आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं, वो एक जैसा ही दिखता है। ये सब एक बहुत ही मजबूत क्यू बनाने के लिए किया जाता है, ताकि कोई इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका दिमाग उस इशारे को तुरंत पहचान ले। और इसके बाद आता है उनका रिवॉर्ड सिस्टम। लेकिन यहाँ विज्ञान का एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है, और वो है डोपामाइन। डोपामाइन? ये वो फील गुड केमिकल है ना दिमाग का? हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि आदत सिर्फ रिवॉर्ड मिलने पे मजबूत नहीं होती, बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद पर मजबूत होती है, एंटिसिपेशन पर। अच्छा, मतलब खाने से पहले ही खुशी मिलने लगती है? एकदम सही। जैसे ही कोई व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स का वो निशान देखता है ना, उसके दिमाग में डोपामाइन का स्तर तुरंत बढ़ जाता है। दिमाग उस आनंद की उम्मीद करने लगता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। और जब वो व्यक्ति उनके फ्रेंच फ्राइज खाता है तो वो कोई आम आलू का टुकड़ा नहीं होता। नहीं, वो तो पूरी तरह से लैब में डिजाइन किए जाते हैं। हाँ, फूड वैज्ञानिकों ने उन फ्राइज को इस तरह से डिजाइन किया है कि वे जीभ पर रखते ही एक तय तापमान पर तुरंत खुलने लगे। ताकि तुरंत असर हो। बिल्कुल। जैसे ही वे घुलते हैं, वे खून में नमक और फैट का एक जबरदस्त और तेज रिवॉर्ड भेजते हैं। दिमाग की खुशी महसूस करने वाला केंद्र एकदम जगमगा उठते हैं।
और ये रिवॉर्ड इतना तेज होता है कि बेसल गैंग्लिया उस लूप को तुरंत लॉक कर लेता है। और इंसान सोचता है कि उसने बस महीने में एक बार फास्ट फूड खाने का फैसला किया है। पर असल में ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो महीने में एक बार का फैसला बिना किसी सचेत इजाजत के एक पक्की आदत में बदल जाता है। बस उस क्यू को देखते ही बेसल गैंग्लिया शरीर को अपने आप ड्राइव थ्रू की लाइन में खड़ा कर देता है। हाँ, और एक बार ये लूप पक्का हो गया ना, तो दिमाग का निर्णय लेने वाला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। मतलब लॉजिक काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। इंसान तार्किक रूप से जानता है कि यह सेहत के लिए खराब है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। तो इस सब का मतलब क्या है? चूंकि बेसल गैंग्लिया बुरी आदतों को कभी पूरी तरह से मिटाता नहीं है, तो क्या इंसान हमेशा के लिए अपने ही दिमाग का कैदी बन गया है? क्या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, इंसान कैदी बिल्कुल नहीं है। तंत्रिका विज्ञान हमें आदतों को बदलने का एक बहुत ही सुनहरा नियम देता है। अच्छा, वो नियम क्या है? नियम यह है कि हम किसी आदत को डिलीट या हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे रिप्लेस या प्रतिस्थापित जरूर कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एक आदत की जगह दूसरी डाल सकते हैं। हाँ, नियम बहुत सीधा और गणितीय है। अगर क्यू और रिवॉर्ड को वही रखा जाए, तो बीच के रूटीन को बदलकर पूरी आदत को नया रूप दिया जा सकता है। तो रूटीन ही वो हिस्सा है जहां हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, आदत का यही वह हिस्सा है जहां इंसान का सबसे ज्यादा नियंत्रण होता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम रोजमर्रा की स्थिति से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए दोपहर के 3 बज रहे हैं और दफ्तर में बैठे किसी इंसान को काम से अचानक बहुत बोरियत महसूस हो रही है। ये तो बहुत आम बात है। हाँ, तो ये बोरियत उसका क्यू यानी इशारा है। तो इस बोरियत से बचने के लिए आमतौर पर लोगों का रूटीन क्या होता है? अक्सर वो इंसान अपना स्मार्टफोन उठाता है, सोशल मीडिया खोलता है और अनजाने में ही आधे घंटे तक वीडियो स्क्रॉल करता रहता है। हाँ, ये तो आजकल हर किसी की कहानी है। बिल्कुल, ये उसका रूटीन है और इससे उसे जो डिजिटल डोपामाइन मिलता है, काम से जो एक पल का एस्केप मिलता है, वो उसका रिवॉर्ड है। सही कहा। अब अगर इस लूप को तोड़ना है, तो फोन देखने की आदत को आखिर बदला कैसे जाए? यहीं पर वो सुनहरा नियम काम आता है। उस व्यक्ति को अपना क्यू पहचानना होगा, यानी दोपहर 3 बजे की बोरियत। ठीक है, क्यों पहचान लिया? उसे अपना रिवॉर्ड भी पता है, यानी काम से एक छोटा सा ब्रेक और थोड़ा सा ताजापन। ये भी क्लियर है। अब क्या? अब उसे बस अपना रूटीन बदलना है। जब अगली बार वो बोरियत महसूस हो, यानी वो क्यू आए, तो फोन उठाने के बजाय वह व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठकर 5 मिनट के लिए बाहर ताजी हवा में टहल सकता है। या शायद पानी पी सकता है। हाँ, या किसी सहकर्मी से आमने सामने बात कर सकता है। ये उसका नया रूटीन होगा। अरे वाह! और जब वो वापस काम पर लौटेगा तो उसे वही मानसिक ताजापन महसूस होगा जो उसका रिवॉर्ड था। बिल्कुल, क्यू और रिवॉर्ड वही रहे, बस बीच का एक्शन बदल गया। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। और अगर ऐसा लगातार कुछ हफ्तों तक सचेत रूप से किया जाए तो क्या होगा? तो बेसल गैंग्लिया फोन उठाने के बजाय व्यक्ति को अपने आप टहलने के लिए प्रेरित करने लगेगा। नई न्यूरल वायरिंग पुरानी वायरिंग के ऊपर हावी हो जाएगी। ये तो कमाल का विज्ञान है। और आखिर हमें इस पूरी प्रक्रिया की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम इंसान अक्सर ये भ्रम पाल लेते हैं कि महान सफलताएं या जीवन में बड़े बदलाव ना किसी एक रात में लिए गए विशाल फैसलों का नतीजा होते हैं। हाँ, हमें फिल्मों ने यही सिखाया है। पर असल में सफलता और विफलता दोनों ही इन्हीं छोटी छोटी आदतों का परिणाम है, जो रोजाना अनजाने में दोहराई जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसे आदत के विज्ञान में 1% का नियम या मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। हाँ, 1% का नियम, ये बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी किसी आदत में केवल 1% का सुधार करता है, तो शुरुआत में यह सुधार बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन गणित का जादू यहीं से शुरू होता है। अगर वो व्यक्ति उस 1% सुधार को लगातार 1 साल यानी 365 दिनों तक कायम रखता है, तो कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण वह 1 साल बाद पहले के मुकाबले लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसके विपरीत, अगर कोई हर दिन 1% बुरी आदत का शिकार होता है, तो वह 1 साल के अंत में लगभग 0 के करीब पहुंच जाता है। मतलब नीचे गिरता ही जाता है। बिल्कुल।
अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में करने का सीधा सा मतलब है अपने बेसल गैंग्लिया को अपने कंट्रोल में करना। ये एकदम सटीक निष्कर्ष है। छोटी आदतें एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। जब वे हमारे पक्ष में काम करती हैं तो हमें ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, और जब हमारे खिलाफ काम करती हैं तो विनाशकारी साबित होती हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा के अहम हिस्सों को ना एक साथ जोड़कर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने कहाँ से शुरुआत की थी? यूजीन पॉली के उस दुखद लेकिन वैज्ञानिक रूप से अद्भुत जीवन से, जिसने हमें ये स्पष्ट दिखाया कि हिप्पोकैम्पस में मौजूद याददाश्त के बिना भी इंसान बेसल गैंग्लिया में बसी आदतों के सहारे अपनी जिंदगी जी सकता है। फिर हमने MIT के उन चूहों के दिमागी स्कैन्स का विश्लेषण किया जिन्होंने हमें ये समझने में मदद की कि कैसे हमारा दिमाग लगातार काम से बचने के लिए और बहुमूल्य ऊर्जा बचाने के लिए, हाँ, ऊर्जा बचाने के लिए चंकिंग की मदद से ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। और फिर हमने मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज से लेकर सोशल मीडिया के डोपामाइन तक ये भी समझा कि कैसे हैबिट लूप यानी क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड हमारे आसपास की दुनिया में हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। तो इन सब बातों से एक ही इशारा मिलता है कि आदतों का विज्ञान कितना शक्तिशाली और सर्वव्यापी है। ये हमारी हर सांस, हमारे हर कदम और हमारे हर अनजाने फैसले में गहराई से बसा हुआ है। एकदम सच बात है। लेकिन देखिए, इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना जरूरी है जो शायद तार्किक रूप से थोड़ा बेचैन करने वाला हो। बेचैन करने वाला वो क्या है? जरा इस बात पर गहराई से गौर कीजिएगा। स्रोतों और वैज्ञानिक प्रयोगों से हमें यह साफ पता चला है कि यूजीन जैसे गंभीर रूप से डैमेज दिमाग वाले व्यक्ति का बेसल गैंग्लिया भी सिर्फ अपने आसपास के पर्यावरण के इशारों और इनामों के आधार पर नई और बेहद पक्की आदतें बना सकता था। उसे खुद अपने चेतन मन में ये नहीं पता था कि वो क्या सीख रहा है। बिल्कुल। अगर एक बीमारी से बुरी तरह से डैमेज दिमाग पर्यावरण से इस कदर प्रोग्राम हो सकता है, तो जरा सोचिए कि आज की इस आधुनिक टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम और एकदम परफेक्ट डिजाइन से घिरी दुनिया में ऐसे कितने अदृश्य इशारे, कितने खामोश क्यूज और ट्रिगर्स हमारे चारों ओर मौजूद हैं। बाप रे, ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, वो ट्रिगर्स जो हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड स्वस्थ और पूरी तरह से सचेत इंसानों के दिमाग में नई और शायद बेहद खतरनाक आदतें प्रोग्राम कर रहे हैं, बिना हमारी इजाजत के। बिना हमारी इजाजत के। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद किसी को इसकी भनक तक नहीं है।